सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड इग्नोर करना क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी के बच्चों को तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, तो थोड़ा इग्नोर करना। एंड अभी जो है मैं कहानी के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते मैंने एक कहानी जो है वो लिख ली है और वो थोड़ी डार्क है। हाँ, थोड़ी डार्क है। तो अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कहानी को ना सुने। मैं दूसरी कहानी जो है मैंने अपलोड करी है हॉन्टेड हाउस की, आप उसे सुने। और क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, तो इसे ना सुने। और मैं एक और स्टोरी लिख रहा हूँ तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो बने रहिए, इन्जॉय करिए। कैसी लगी आपको कहानी और आवाज़ जो भी है अपना कमेंट ज़रूर से करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। ज़रा सोचिए, आप एक जंगल में घूमने के लिए गए हों। आपके साथ कोई भी हो सकता है, चाहे आपके दोस्त चाहे आपकी फैमिली। आप उस जंगल में घूम रहे हो, तभी अचानक से बदकिस्मती से आप उस जंगल में खो जाए। धीरे धीरे रात हो जाए और वो जो खूबसूरत जंगल है वो एक भयानक और डरावने जंगल में बदल जाए। अंधेरे में तभी आपको एक आवाज़ सुनाई दे। माइक माइक एक काफ़ी शातिर चोर था जिसने कई सारी चोरियों को अंजाम दिया था। उसने कई सारी चोरियां करी थी। उसने शहर से काफ़ी कीमती कीमती सामान चोरी किए थे। लेकिन अब वो उन सामानों को कहाँ पर छुपाया जाए, इसका पता लगाने के लिए वो पूरे शहर में अपना भेष बदल कर घूम रहा था। वो देख रहा था कि आखिर उसकी चोरी की गई चीज़ें सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ पर रहेंगी। वो पूरे शहर में घूमा, भेस बदल के वो इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली शहर में जहां वो अपनी कीमती चीज़ों को रख सके और वो सेफ महसूस कर सके। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे जब कोई जगह नहीं मिली तो उसने शहर के बाहर जाने का रुख किया। शहर के बाहर जाने लगा। जब वो एक कार से शहर के बाहर जा रहा था तभी अचानक से उसे रास्ते में एक वीरान और सुनसान जंगल नजर आया। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था और काफ़ी ज़्यादा घना भी। जैसे ही माइक ने उस जंगल को देखा तो उसके दिमाग में आया कि यार, ये तो इतना डरावना और भयानक जंगल है। इस जंगल के अंदर आखिर भला कौन ही आएगा। इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती अपना जो चोरी का सामान है उसे छुपाने के लिए। और उसके बाद माइक ने फैसला किया कि वो अपने चोरी किए गए सामान को उसी जंगल में छुपा कर रखेगा। और उसने जितना भी सामान चोरी किया था वो सारा सामान लेकर शहर के बाहर आ गया। और उसके बाद वो उस जंगल में जाने लगा। वो इधर से उधर जंगल में घूम रहा था और सोच रहा था कि आखिर कहाँ पर छुपाया जाए, कहाँ पर ये सारी चीज़ें सेफ रहेंगी। तभी अचानक से भटकते भटकते उसे एक गुफा नजर आई और वो गुफा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और उस गुफा को देखकर माइक को लगा कि ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगी, यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं, तो किसी बात का कोई खतरा है ही नहीं। वो सारा सामान लेकर उस गुफा के अंदर चला गया। उसने गुफा में देखा तो हर जगह सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। उसने फिर एक लाइटर जलाया और थोड़ी बहुत रोशनी हुई और उसी रोशनी के सहारे
वो उस गुफा के अंदर जाने लगा। काफ़ी अंदर जाने के बाद उसने देखा कि वो गुफा काफ़ी बड़ी थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह थी। और फिर ये सब देखकर माइक काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपना जो सारा सामान है वहीं उसी गुफा में रखेगा और उसे धीरे धीरे बेचेगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई थी उसे काफ़ी सख्त कर दिया था। चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही थी उस चोर माइक को, और माइक भी इस बात को जानता था कि जो पुलिस वाले हैं वो उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो शहर में वापस जाएगा ही नहीं। वो उसी जंगल में रहेगा, उसी गुफा में अपने सामान के साथ में, ताकि वो अपने सामान की रक्षा कर सके। धीरे धीरे वक्त बीता और उसके बाद रात हो गई। जो भी माइक के पास खाने का सामान था वो उसने खा लिया और उसके बाद वो गुफा में आराम से लेट गया। गुफा में लेटने के बाद उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो अब सो लिया जाए। तकरीबन रात के 2 बजे माइक को एक आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने ये आवाज़ सुनी तब उसे लगा कि शायद ये आवाज़ किसी जानवर की है। इसलिए उसने अपनी जो बंदूक थी उसे निकाल लिया और सामने की ओर पॉइंट कर दिया, ताकि कोई भी अगर जानवर उस पर हमला करने के लिए आए तो फिर माइक उसे शूट कर दे। काफ़ी देर तक माइक उस गन को पॉइंट करके बैठा रहा, लेकिन कोई भी वहाँ जानवर या फिर कोई और नहीं आया। और उसके बाद माइक ने जो गन थी उसे फिर से नीचे रख दिया और लेट गया। उसे लेटे हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तभी अचानक से उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। और इस बार जब माइक ने यह आवाज़ सुनी तब उसने फिर से अपनी गन को निकाला और वो सीधा गुफा के बाहर भागा। उसने फैसला कर लिया था कि वो जो कोई भी जानवर है वो उसे मार देगा। जैसे ही माइक गुफा के बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी जानवर वहाँ पर नहीं था। उसके बाद माइक ने जो अपनी नज़रें थी वो झाड़ियों की तरफ घुमाई, कहीं कोई झाड़ी में जानवर तो छुप के नहीं बैठा है। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद और जांच करने के बाद माइक को समझ आ गया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए वो अपनी गन लेकर सीधा उस गुफा के अंदर पहुँच गया। माइक फिर से सोने लगा, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। और जब माइक ने ये आवाज़ सुनी तब उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो गुफा के बाहर एक पतला सा आदमी खड़ा था। और उस आदमी को देखकर माइक को कुछ भी समझ नहीं आया और माइक ने कहा, कौन है, कौन है वहाँ पर? और तभी वो जो पतला सा आदमी था वो चलता हुआ सीधा गुफा के अंदर आने लगा। माइक ने अपनी गन को निकाला और उसी आदमी की तरफ पॉइंट करके कहा, तुम जो कोई भी हो यहां से चले जाओ वरना मारे जाओगे। उस आदमी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वो धीरे धीरे आता गया। माइक ने फिर से कहा, देखो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से भाग जाओ वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उस आदमी ने, जो कि पतला सा था, उसने किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो माइक की तरफ बढ़ता गया। और जब वो माइक के काफ़ी पास आ गया तब माइक ने गोली चला दी। और जैसे ही उसने गोली चलाई तब वो जो गोली थी वो सीधा उस आदमी की छाती पर जाकर लगी और वो जो आदमी था वो हंसने लगा। जैसे ही वो आदमी हंसने लगा माइक जो था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। माइक ने कहा, कौन है, कौन है तू, और यहाँ क्यों आया है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद माइक ने उसके ऊपर कई गोलियां चलाई। कई सारी गोलियां चलाने के बावजूद भी उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो माइक के पास आता गया। माइक इतना ज़्यादा डर गया कि उसने कहा, कौन है तू, क्या चाहिए तुझे? माइक ने फिर से उसके ऊपर कई गोलियां चलाई, लेकिन सारी गोलियां जो थी वो उस आदमी के ऊपर बेअसर थी। माइक को समझ तो आ गया कि वो बहुत बड़े खतरे में है। इसलिए माइक ने कहा, देख, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ से चला जा, मुझे कुछ मत कर।
उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और जैसे ही ये बात माइक ने सुनी तब माइक ने कहा, ठीक है, क्या चाहिए तुझे? सोना, चांदी, क्या चाहिए तुझे? और फिर उस आदमी ने कहा, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और फिर माइक ने कहा, ठीक है, मैंने ये पूरे शहर से काफ़ी कीमती सामान चोरी किए हैं, तो इसमें से कुछ भी ले ले और चला जाए यहाँ से। और फिर उस आदमी ने कहा, मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। और जब माइक ने ये बात सुनी तब माइक ने कहा, आखिर क्यों आया है तू? आखिर क्या चाहिए तुझे? तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तेरा मांस, तेरा मांस खाना है मुझे। जब ये बात माइक ने सुनी तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो चिल्लाने लगा और गुफा के भीतर भागने लगा। लेकिन वो जो आदमी था वो माइक का पीछा करता रहा, और उसके बाद माइक गुफा के अंत में आकर फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब कहाँ भागे। और वो सामने से वो आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला था वो माइक की तरफ बढ़ रहा था। और फिर उस आदमी ने हंसते हुए माइक को देखा और कहा, काफी दिनों बाद आज मेरा पेट भरेगा। बहुत दिन हो गए इंसानी मांस खाए। और तभी वो जो आदमी था उसकी हाइट बढ़ने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखने लगा। उसके सर पर से सींगें उगने लगी और वो चिल्लाने लगा। और उसके बाद माइक ने देखा कि वो जो आदमी था वो इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर वेंडिगो था। और उस आदमखोर वेंडिगो ने माइक को अपना शिकार बना लिया। काफ़ी दिनों बाद पुलिस वाले तहकीकात करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए उस जंगल में भी पहुंच गए। और वो जो जंगल था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। पुलिस वाले उस जंगल की तहकीकात करते करते वहाँ उस गुफा तक भी पहुँच गए। जब वो गुफा के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक गंदी सी बदबू आई। और जब उन्हें बदबू आई तो वो जो सारे पुलिस वाले थे वो अंदर चेक करने के लिए गए। जब वो अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माइक के शरीर के टुकड़े वहाँ जगह जगह बिखरे हुए थे। और एक जगह माइक का कटा हुआ सर जिस पे से आधा मांस गायब था वो वहीं सड़ रहा था। ये सब देखकर सारे पुलिस वाले उल्टी करने लगे और उल्टी कर कर के सबकी हालत ख़राब हो गई। वो बदबू काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। और वहीं पर एक बोरे में सारा सामान जो था, जो कि शहर से माइक ने चोरी किया था, वो उस बोरे में था। और उस बोरे को लेकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। पुलिस वाले को लगा कि माइक का हाल किसी जंगली जानवर ने ऐसा कर दिया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा तहकीकात नहीं करी और सारा सामान उठाकर वो वहाँ से चले गए। जहाँ जहाँ से वो सामान चोरी किया गया था वो सारा सामान वहाँ पर पहुँचा दिया गया। कुछ दिनों बाद वहाँ उस जंगल में एक कपल कैंपिंग करने के लिए गया हुआ था। वो जंगल जो था वो शहर से दूर था और वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना और डरावना भी था, इसलिए वहाँ पर हर कोई कैंपिंग करने के लिए नहीं आता था। लेकिन वो कपल ये सोचकर उस जंगल में आया था कि उसे काफ़ी एक्सट्रीम एडवेंचर फील करने को मिलेगा, इसलिए वो कपल वहाँ उस जंगल में पहुँचा था। वो कपल जिसमें गर्लफ्रेंड का नाम शार्लेट था और बॉयफ्रेंड का नाम जेरेमी था, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और वो जल्द ही शादी भी करने वाले थे। लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए वो जंगल में कैंपिंग करने पहुंचे थे और वो एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते थे।
शार्लेट ने उस जंगल को देखकर कहा, यार ये जंगल तो काफ़ी ज़्यादा घना है और खूबसूरत है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा डरावना हो जाएगा ना। जिसके जवाब में जेरेमी ने कहा, हाँ तो तुम घबरा क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। हाँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। और फिर शार्लेट ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये जंगल कुछ ज़्यादा ही डरावना है, मुझे इस जंगल को देखकर डर लग रहा है। दिन में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पक्का पता है रात के अंदर ये जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाएगा, क्योंकि जंगलों में ऐसा ही होता है, दिन में खूबसूरत दिखते हैं और फिर रात में बहुत ही ज़्यादा डरावने। और फिर जेरेमी ने कहा, अरे तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे पास गन है, और तुम डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? और फिर शार्लेट ने कहा, अरे मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो चलती हूँ। वो दोनों उस जंगल के अंदर चले गए और इधर से उधर घूमने लगे। वो जंगल दिन के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसलिए उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। जंगल में घूमते घूमते काफ़ी वक्त बीत गया और उसके बाद अंधेरा जो था वो होने लगा। शार्लेट ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, कोई जगह ढूंढनी है ना जहाँ पर हम टेंट लगा सके। जिसके जवाब में जेरेमी ने कहा, हाँ चलो ढूंढते हैं। वो दोनों मिलकर जगह ढूंढने लगे और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह मिल गई जहाँ पर वो टेंट लगा सकते थे। उन्होंने वहीं पर टेंट लगाया और उसके बाद उन्होंने वहाँ सामने की ओर एक आग जलाई। आग जलाने के बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और शार्लेट ने कहा, यार ये जंगल मैंने कहा था ना कितना ज़्यादा डरावना हो जाएगा रात में, देखो अब ज़रा कितना ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा है। जिसके जवाब में जेरेमी ने कहा, यार तुम्हें हो क्या गया है, हम इतने जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए हैं, तुम्हें कभी डर नहीं लगा, तुम्हें इस जंगल में क्यों डर लग रहा है? और फिर शार्लेट ने कहा, पता नहीं, मुझे बस डर लग रहा है इस जंगल से, पता नहीं जैसे यहाँ कुछ हो। खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद जेरेमी ने कहा, चलो अब तुम घबराओ मत, क्योंकि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और जब ये बात शार्लेट ने सुनी तब शार्लेट ने कहा, अच्छा क्यों, मैं क्यों तुमसे डरूं? और फिर जेरेमी ने कहा, तुम्हें बस डरना चाहिए, रात हो गई है और टेंट लगा हुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जिसके जवाब में शार्लेट ने हंसते हुए कहा, यहाँ सब कैंपिंग करने के लिए आते हैं, जो तुम सोच रहे हो वो करने के लिए नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा घर नहीं है। और फिर जेरेमी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, जंगल में करने में कैसा फील होता है। मेरे को तो लगता है घर के बिस्तरे से ज़्यादा ही मज़ा आएगा यहाँ पर। और जब शार्लेट ने यह बात सुनी तब उसने कहा, बप यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, चुपचाप से खाओ और सो जाओ। और फिर जेरेमी ने कहा, ठीक है मुझसे बात मत करना। जब ये बात शार्लेट ने सुनी तब शार्लेट ने कहा, अरे यार तुम भी छोटे बच्चे की तरह हो, बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, ठीक है जो करना होगा कर लेना, लेकिन खाना खाओ। उन दोनों ने खाना खाया और उसके बाद वो टेंट में सोने के लिए चले गए, लेकिन जेरेमी मान नहीं रहा था और वो अपनी मनमर्जी कर रहा था। आखिर में हार मानकर शार्लेट ने भी जेरेमी को किस करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक आवाज़ गूंजी और ये आवाज़ सुनने के बाद शार्लेट और जेरेमी दोनों दूर दूर हो गए। और उसके बाद शार्लेट ने कहा, ये कैसी आवाज़ है? और फिर जेरेमी ने कहा, अरे कोई होगी, छोड़ो हमें क्या करना, तुम आओ ना पास में। और फिर शार्लेट ने कहा, तुम पागल हो क्या, एक तो इतनी डरावनी आवाज़ आई है और तुम्हें बस अभी देख कर आओ क्या है ये, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। और फिर जेरेमी ने कहा, अरे कोई होगा जानवर, इतनी दूर से आवाज़ आई है, हमारे आसपास नहीं है वो, तुम आओ ना यार।
तुम क्यों, देखो कितनी खूबसूरत रात है, तुम ऐसे मत बिगाड़ो। और फिर शार्लेट ने कहा, हाँ हाँ, हो सकता है कोई खतरनाक जानवर हम पर हमला कर दे। जेरेमी ने कहा, अरे यार कोई जानवर नहीं है यहाँ पर, तुम घबराओ मत, तुम बस पास आओ। और फिर शार्लेट ने कहा, अगर जानवर नहीं है तो ये आवाज़ कहाँ से आई? और फिर जेरेमी ने कहा, यह आवाज़ अफ्रीका से आई है, तुम बस पास में आओ, मेरे से रहा नहीं जा रहा। जेरेमी ने शार्लेट को अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा। तभी वो जो आवाज़ थी वो फिर से गूंजी और फिर शार्लेट ने कहा, सुना ना, सुना, मैं कह रही थी ना यहाँ कोई आस पास ही है। तभी जेरेमी ने अपने कपड़े पहने और उसने शार्लेट से कहा, तुम्हें घबराना नहीं है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? जेरेमी ने अपनी जो बंदूक थी उसे निकाला और टेंट के बाहर चला गया और इधर उधर देखने लगा। इधर उधर नज़र घुमाने के बावजूद भी उसे कुछ नज़र नहीं आया। तभी उसे अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें नजर आई और उसके बाद जेरेमी ने वहीं पर गन पॉइंट कर दी और शूट कर दिया। शूट करते ही वो जो लाल चमकती हुई आंखें थी वो वहाँ से गायब हो गई। और उसके बाद जेरेमी ने सोचा कि शायद गोली उसको लग गई है और वो वहाँ से भाग जाएगा, इसलिए उसने गन को नीचे किया और वो वापस से टेंट में जाने लगा और कहा, अरे यार, है जो भी था शायद लग गई उसे गोली, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तभी जो वो आवाज़ थी वो वापस आई और ये बात जेरेमी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जेरेमी ने कहा, अब देखना, अब इसका मैं क्या हाल करूँगा। जेरेमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में ही उस दिशा में गया जहाँ वो लाल चमकती हुई आंखें नज़र आ रही थी। और जैसे ही वो अंधेरी दिशा में गया तो उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ जो थी वो ऊपर से आई थी। और जैसे ही जेरेमी ने ऊपर की ओर देखा तो उसकी जो आंखें थीं वो खौफ से बड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि पेड़ की एक टहनी पर एक पतला सा आदमी जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसके सर से सींग निकल रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जेरेमी को ही देख रहा था। तभी अचानक से शार्लेट को जेरेमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जब शार्लेट ने ये आवाज़ सुनी तब उसने कपड़े पहने और वो कपड़े पहनकर बाहर निकली। उसने देखा कि जेरेमी आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहा है और तभी उस दिशा में वो भागती हुई गई जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और जैसे ही वो उस दिशा में गई तो उसने देखा कि जेरेमी का कटा हुआ सर वहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसका जो शरीर है उसके कई टुकड़े हो रखे हैं और उसमें से एक पैर को वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो चबा चबा कर खा रहा था। शार्लेट ये देखकर घबरा गई और वो चिल्ला पड़ी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागी, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाई। उस आदमखोर वेंडिगो ने उस लड़की को यानी कि शार्लेट को पकड़ लिया और उसे पकड़ने के बाद उसकी इज्जत लूटकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको भी खा गया। बाकी बचे हुए मांस और हड्डी के जो टुकड़े थे वो जंगल में ही बिखरे पड़े रहे। उस लड़के और लड़की की जो फैमिली थी उन दोनों ने मिसिंग की कंप्लेन पुलिस थाने में लिखवाई और उसके बाद पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गए और जब वो उस जंगल में पहुंचे तो उन्हें उन दोनों की कटी हुई लाशें मिली और ये देखकर उनकी जो हालत थी वो खराब हो गई। लाश का इतना बुरा हाल था जितना कोई जानवर भी नहीं करता। शरीर के अलग अलग टुकड़े पड़े हुए थे इधर से उधर और सबके शरीर पर मांस जो था वो गायब था। पुलिस वाले ये सब देखकर हैरान थे क्योंकि उस जंगल में कोई खतरनाक जानवर भी नहीं रहता था। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, ये इतनी बुरी तरह से किसने मार दिया इन्हें? और फिर दूसरे पुलिस वाले ने कहा, यहाँ एक और जंगल है, वहाँ पर भी ऐसे ही एक चोर माइक की लाश मिली थी और इनका भी शायद वही हाल हुआ है। वहाँ हमने सोचा कि किसी जानवर ने मारा है, लेकिन इस जंगल में तो कोई जानवर रहता नहीं है।
जो इतनी भयानक मौत मार सके। तो आखिर किसने किया ये सब? लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि लड़की के साथ रेप भी हुआ था। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चली तो उन्हें लगा कि शायद कोई गुंडे वगैरह आए हों और उन्होंने ये घिनौना जो अपराध है वो किया हो। लेकिन आखिर गुंडा हो या फिर कोई भी इंसान हो, इतनी बुरे तरह से कोई किसी को नहीं मारता। अगर गुंडे होते तो चाकू से वार करते या फिर गोलियां मारते, लेकिन शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इसका मतलब बात कुछ और है, और शरीर से मांस भी गायब था। वो जो पुलिस वाला था उसका नाम थॉमस था, और उसने इस बात का जो फैसला था वो कर लिया था कि वो इस बात का पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर उस जंगल में जाने वाले लोगों को इतनी बुरी मौत मार कौन रहा है। उसने अपनी एक फोर्स असेंबल करी और उसे सारी बातें बताई। थॉमस ने प्लान किया कि वो उस फोर्स के साथ रात के वक्त उस जंगल में जाएगा और पेट्रोलिंग करेगा, और जो कोई भी है ये, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई आदमखोर, वो उसे मार कर रहेगा। रात के वक्त थॉमस अपनी उस फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए वहां उस जंगल में पहुंचा। वो हेलीकॉप्टर लेकर आया था ताकि पायलट ऊपर से अच्छी तरह से नजर रख सके, और अगर वो जानवर या फिर आदमखोर वहां से भागने की कोशिश करे तो ऊपर से ही फायरिंग वगैरह करके उस जीव को, उस आदमखोर को वहीं पर मारकर गिराया जा सके। थॉमस अपनी फोर्स के साथ उस जंगल में उतर गया और चारों तरफ उसने अपनी फोर्स को भेज दिया। पूरी जो फोर्स थी वो पूरे जंगल में इधर से उधर फैल गई, और सबका मकसद एक ही था, वो जो कोई भी आदमखोर है या फिर कोई भी भयानक जानवर है उसे मारना है। काफ़ी देर भी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, उन्हें कुछ मिला नहीं। थॉमस अपनी बंदूक के साथ वहाँ जंगल के कोने में जा रहा था, और उसे तभी अचानक से वहाँ दो चमकती हुई आंखें नजर आईं, और वो आंखें और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमखोर वेंडिगो की थी। जैसे ही थॉमस ने उन आंखों को देखा तो उसने चिल्लाते हुए सारे जो फोर्स के मेंबर थे सबको बुला लिया, और सारे फोर्स के मेंबर वहाँ पर आ गए, और सबने मिलकर उस आदमखोर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। काफ़ी देर तक गोलियां जो थी वो चलती रही, और वहाँ जो एरिया था उसमें धुआं धुआं हो गया। कई सारे ग्रेनेड फेंके गए उस आदमखोर की तरफ। कोई चाहता नहीं था कि वो बच के निकले। किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया गया था। ग्रेनेड फेंके गए थे, गोलियां चलाई गई थी ताकि वो जो कोई भी है वो मर जाए, जिंदा ना बचे। काफ़ी देर बाद सबकी गोलियां शांत हुई, और उसके बाद जब माहौल शांत हुआ तब उसके बाद थॉमस ने वहाँ पर देखा। थॉमस को यकीन हो गया था कि इतनी गोलियां चलने के बाद, ग्रेनेड फटने के बाद वो जो कोई भी है वो मारा गया होगा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, और ये आवाज़ सुनकर वहाँ पर खड़े सारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तभी उस कोने से जहाँ पर धुआं धुआं फैला हुआ था, उसी धुएं में से वो आदमखोर निकल कर आया। उसके सर पर सींगें थीं, और वो 8 फुट का एक आदमखोर था। उसने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसे बीच में से फाड़कर 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। और ये देखकर जो बाकी के मेंबर्स थे वो भी डर गए, और सब ने फिर से उस आदमखोर पर गोलियां चलानी शुरू करी। लेकिन उस आदमखोर वेंडिगो पर सारी जो गोलियां थी वो बेअसर थी। काफ़ी गोलियां चलाने के बाद जब उस आदमखोर वेंडिगो को कुछ भी नहीं हुआ, तब फोर्स के मेंबर्स ने कहा, सर हमें यहाँ से भागना चाहिए,
वरना ये हम सबको मार देगा। हमें फिर से प्लानिंग करके यहाँ आना चाहिए। और वो जो पूरी फोर्स थी वहाँ से बचकर निकल कर आ गई, लेकिन एक जो मेंबर था उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद थॉमस ने जब सारी बातें अपने सीनियर्स को बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी वेंडिगो पर यकीन नहीं करता था। थॉमस ने जब समझाने की कोशिश करी तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब सारी टीम ने सारी बातों को बताया तब जाकर सीनियर्स ने एग्री किया। सीनियर्स ने पूछा, तो बताइए थॉमस जी, अब आप क्या करना चाहेंगे उस वेंडिगो को मारने के लिए? थॉमस ने कहा, सर मैं तो कहता हूं पूरे जंगल में बॉम्ब गिरा देते हैं और पूरा जंगल ही साफ कर देते हैं, और ब्लास्ट में वो भी मारा जाएगा। और उसके बाद सीनियर्स ने कहा, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर इतनी गोलियां चलाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता छोटे बॉम्ब ब्लास्ट से उसे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद जो जंगल को नुकसान होगा वो अलग, और जंगल को नुकसान हुआ तो ढेर सारी संस्थाएं हैं जो कि हमारे पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि इस काम में काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये करना ठीक होगा। थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। उसके बाद थॉमस ने कहा, ठीक है सर, मैं दूसरा रास्ता निकालता हूँ, बस आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। सीनियर्स ने कहा, ठीक है, हम आपको वक्त देते हैं, उम्मीद करते हैं आप हमें निराश नहीं करेंगे। थॉमस उस मीटिंग से बाहर निकल कर आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। थॉमस सोच ही रहा था, तभी उसने न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ सुनी। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एक लड़के ने 10 लोगों का कत्ल कर दिया है और उसका जो बयान है वो सर घुमा देने वाला है। उसका कहना है कि वो एक भेड़िया मानव है और वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि वो करता क्या है, और उसने जो कुछ भी किया है वो सब भेड़िया मानव बनकर किया है। जब ये बात थॉमस ने सुनी तब उसे लगा कि शायद ये कोई पागल वगैरह है, लेकिन तभी न्यूज़ चैनल पर उस लड़के की तस्वीर दिखाई गई, और वो देखकर थॉमस का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो लड़का जो था वो थॉमस का ही दोस्त था। थॉमस और वो बचपन में साथ पढ़ा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो कहीं और शिफ्ट हो गया और थॉमस और उसका जो कांटेक्ट था वो टूट गया। थॉमस को पता चला कि वो जो लड़का है उसे किसी जेल में रखा गया है, और फटाफट वो उस जेल के लिए रवाना हो गया। उसने अपने सीनियर से परमिशन ली और उस लड़के से मिलने का जो टाइम था वो फिक्स किया, और टाइम के मुताबिक वो उस लड़के से मिलने के लिए पहुंच गया। उस लड़के को एक कुर्सी पर बैठाया हुआ था, और थॉमस जब आया तब उसने उस लड़के को देखा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा नाम एलेक्स है ना? और जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तब उसने कहा, जी मेरा नाम एलेक्स है, बट आपको कैसे पता चला? और फिर थॉमस ने कहा, मेरा नाम थॉमस है, बचपन में हम दोनों साथ में ही स्कूल पढ़ा करते थे, तुम्हें याद हो तो। और फिर एलेक्स ने थॉमस की जो शक्ल थी उसे ध्यान से देखा तो उसे भी याद आ गया कि थॉमस और वो दोनों स्कूल साथ में पढ़ा करते थे। और जब उसने थॉमस को देखा तब उसने थॉमस को गले से लगा लिया और कहा, अरे यार मैं क्या ही बताऊं, जो मेरे फादर थे ना, उनकी जो जॉब थी वो छूट गई थी और नई जॉब के लिए उन्हें शहर जाना था। हाँ, इसलिए हमें भी वहाँ दूसरे शहर में जाना पड़ा, इसलिए हमारा जो लिंक था वो टूट गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि क्या ही बोलूं। और उसके बाद तुम जानते ही हो ना, ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बिजी हो जाती है। और फिर थॉमस ने कहा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ने हमें फिर से मिला दिया। हाँ चलो, ये सारी बातें जो है वो साइड में रखो। तुमने बयान दिया है कि तुम एक भेड़िया मानव में बदल जाते हो। और फिर ये बात सुनते ही एलेक्स ने कहा, हाँ मैं
एक भेड़िया मानव में बदल जाता हूँ। मुझे भी कुछ वक्त पहले पता चला। असल में मैं और मेरे कुछ दोस्त जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहाँ हमारा सामना भेड़िए के एक झुंड से हो गया। और उन सारे जो भेड़िए थे वो उन्होंने मुझे घायल कर दिया। उसके बाद से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे रात में एकदम कमज़ोरी महसूस होती और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता और मैं सुबह कहीं और ही उठता। हमेशा मेरे शरीर से जो कपड़े होते वो गायब होते। और मेरे साथ क्या होता है ये जानने के लिए जब मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया अपने रूम में, तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज इन सभी को दिखाई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं। सबने कहा कि ये जो है ये मैंने एडिट करके बनाया है। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और फिर थॉमस ने कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस रात जिनका भी तुमने मर्डर किया वो हुआ क्या था? और फिर एलेक्स ने कहा, मुझे खुद नहीं याद कि आखिर हुआ क्या था। बस मुझे इतना याद है कि मैं कहीं काम से जा रहा था और तभी अचानक से मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी और वो कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मेरे सामने कई सारी लाशें थी और मैं एक पेड़ के नीचे बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। जब ये बात थॉमस ने सुनी तब थॉमस ने कहा, क्या तुम फिर से भेड़िया मानव बन सकते हो? जिसके जवाब में एलेक्स ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये सब अपने आप ही होता है। मैं कभी कोशिश नहीं करता। और फिर थॉमस ने कहा, देखो, अगर तुम सब कुछ सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने जितनों को भी मारा है उन सब के क्रिमिनल बैकग्राउंड थे और वो कहीं ना कहीं से क्रिमिनल थे, लेकिन कानून का फ़ायदा उठाकर वो बच रहे थे। तुमने उन्हें मारकर अच्छा ही किया और इसी बात का जो है मैं सहारा लेकर तुम्हारी सज़ा को ना के बराबर करवा सकता हूँ। इसलिए अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा वो रूप देखना चाहता हूँ। जब ये बात एलेक्स ने सुनी तब एलेक्स ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं आपको नुकसान पहुंचा दूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां से चले जाएं। थॉमस ने एलेक्स को एक शीशे के चेम्बर में भेज दिया ताकि अंदर जो कुछ भी हो वो सब थॉमस देख पाए। और फिर जैसे ही एलेक्स उस चेम्बर में गया तब उसने कोशिश करी वेयरवुल्फ बनने की। वो चिल्लाने लगा, वो अजीबो गरीब तरह से चिल्लाने लगा और चिल्ला चिल्ला कर बेहोश हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तभी थॉमस को ऐसा लगा कि शायद एलेक्स झूठ बोल रहा है, इसलिए वो चेम्बर के पास जा ही रहा था। तभी अचानक से एलेक्स के शरीर में हरकत होने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर पर कई सारे बाल आ गए। उसके बाद जो हुआ वो देखकर थॉमस की आंखें खुली की खुली रह गई। एलेक्स एक 8 फुट के भेड़िए मानव में बदल गया था और उसका जबड़ा इतना ज़्यादा डरावना और भयानक था जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाए। वो जो चेम्बर था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, लेकिन एलेक्स के सामने वो चेम्बर कुछ भी नहीं साबित हुआ। एलेक्स ने अपने भेड़िए मानव के रूप में उस चेम्बर पर एक ज़ोरदार घूंसा मारा, जिसकी वजह से वो चेम्बर का जो शीशा था वो चकनाचूर हो गया और एलेक्स, जो कि भेड़िए मानव के रूप में था, उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद उस शीशे को तोड़ने के बाद वो भेड़िया मानव थॉमस की तरफ बढ़ा और
थॉमस देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया। तभी अचानक से वो भेड़िया मानव रुक गया और चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते अचानक से वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया और वो फिर से एलेक्स बन गया। थॉमस को यकीन हो गया था ये सब, और जो कुछ भी हुआ था वो सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, जिसे देखने के बाद जितने भी लोग थे सबका मुंह खुला का खुला रह गया। थॉमस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उसके बाद सारे जो सीनियर्स थे और बाकी के बड़े बड़े लोग थे वो सब आए। एक सीनियर ने कहा, तो मिस्टर थॉमस, आपने काफ़ी हड़बड़ी में ये मीटिंग बैठाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने किसी फालतू रीज़न के लिए हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। जिसके जवाब में थॉमस ने कहा, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा था कि उस आदमखोर को मारने का कोई रास्ता ढूंढो। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। और जब ये बात सीनियर्स ने सुनी तब सीनियर्स ने कहा, अच्छा, तो आपने जो है वो रास्ता ढूंढ लिया है, तो बताइए आखिर क्या रास्ता है उस आदमखोर को मौत के घाट उतारने का। और फिर थॉमस ने कहा, सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोहे को लोहा ही काट सकता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मॉन्स्टर उस आदमखोर से लड़ने के लिए भेजे जो उसी की तरह ताकतवर हो, उसी की तरह खूंखार हो और उससे ज़्यादा ताकतवर हो, ताकि वो मॉन्स्टर उस आदमखोर को ख़त्म कर दे और जो भी खतरा है वो टल जाए। और जैसे ही ये बात सीनियर्स ने सुनी, सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उसके बाद सब ने कहा, मेरे ख्याल से केस के प्रेशर से आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है। आपको पता भी है आप कह क्या रहे हैं? ये कोई मजाक चल रहा है? हाँ, आपके कहने का क्या मतलब है? हम मॉन्स्टर कहाँ से लेकर आए? अब ऐसा मॉन्स्टर अब हमें कहाँ मिलेगा? तभी थॉमस ने कहा, जी मेरे पास है एक मॉन्स्टर जो कि उस आदमखोर का सामना कर सकता है और उसे मार सकता है। और जैसे ही ये बात वो जो सीनियर्स थे उन्होंने सुनी तब उन्होंने कहा, अच्छा, तो कौन है वो? जिसके जवाब में थॉमस ने कहा, है एक, आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक लड़का जिसने काफ़ी मर्डर कर दिए और उसका जो बयान था कि वो एक भेड़िया मानव है। मैं उसे जानता हूँ। बचपन में वो और मैं साथ में पढ़ा करते थे और मैंने उससे पिछले दिन ही मुलाकात करी है और वो जो भी कह रहा है सच कह रहा है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है आप उसे देख सकते हैं। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि एलेक्स कैसे एक भेड़िया मानव में बदल गया और उसने कितनी आसानी से उस मजबूत से चेम्बर को चकनाचूर कर दिया। अगर हम एलेक्स को उस आदमखोर के सामने लड़ने के लिए उतारे तो मुझे पक्का यकीन है कि एलेक्स उस आदमखोर को ख़त्म कर देगा। और फिर उन सीनियर्स ने कहा, मिस्टर थॉमस, आपका कहना सही है। ये फुटेज जो है वो हमने देखकर यकीन कर लिया, लेकिन इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये जो भेड़िया मानव जब भी ये बनता है, ये लड़का, उसके बाद इसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये आपको ही मारने के लिए आ रहा था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भेड़िया मानव बनने के बाद हमारी बातें मानेगा? जिसके जवाब में थॉमस ने कहा, सर, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो भेड़िया मानव बनने के बाद भी हमारी सारी बातें मानेगा, लेकिन बदले में उसकी एक शर्त है। उसकी जो सज़ा है वो माफ़ की जाए, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है वो सब होश में नहीं किया है। और वैसे भी उसने जितने लोगों का भी मर्डर किया है सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो सब ही क्रिमिनल थे और ये सब बात जो है वो हम जानते हैं। इसलिए उनके मरने से किसी को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो गलत काम ही कर रहे थे। और फिर सीनियर्स ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर उस लड़के ने, जो भी नाम है उसका, उसने उस आदमखोर को ख़त्म कर दिया
तो सज़ा माफ़ हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ मिस्टर थॉमस तो आप समझ लीजिएगा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जैसे ही ये बात थॉमस ने सुनी तब उसने कहा, जी सर, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। थॉमस को पता था कि उसका जो ये प्लान है वो अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए वो एलेक्स के पास गया और उसने एलेक्स को समझाया, देखो एलेक्स, अगर तुम्हें अपनी सज़ा से बचना है तो मेरी बात माननी होगी, समझे तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा ही करना होगा। जब ये बात एलेक्स ने सुनी तब एलेक्स ने कहा, थॉमस ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, जब मैं भेड़िया मानव बनता हूँ तो मैं क्या करता हूँ मुझे खुद भी पता नहीं होता। तुम्हें मैंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, मैंने सीसीटीवी में देखा। और फिर थॉमस ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये शरीर तो तुम्हारा है ना, तो इस शरीर को तुम कंट्रोल कर सकते हो, समझे? कोई तुम पर हावी नहीं हो सकता। ये शरीर तुम्हारा है, समझो इस बात को। अगर तुम्हें सज़ा से बचना है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे? तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? एलेक्स को पता था कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा और उसकी जो ज़िंदगी है वो जेल में ही बीत जाएगी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर थॉमस ने कहा, ठीक है, अब मेरी बात सुनो। शहर से बाहर एक जंगल है और उस जंगल में एक आदमखोर जो कि काफ़ी ज़्यादा खूंखार है वो रहता है। उसे मारने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में उस जंगल में जाओ और उस आदमखोर को ख़त्म कर दो और बदले में जो तुम्हारी सज़ा है वो माफ़ कर दी जाएगी और साथ में तुम्हें कुछ इनाम भी दिया जाएगा। तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं और मेरी टीम साथ में चलेंगे। तुम रेडी हो? और फिर एलेक्स ने कहा, ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं अपने उस फॉर्म में आकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तकरीबन 4 से 5 दिन, और मुझे एक बहुत ही बड़ा कमरा चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो, एक हॉल। और फिर थॉमस ने कहा, तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस अपने आप को तैयार करो। एलेक्स को एक बहुत ही बड़ा हॉल दे दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसे उसी में छोड़ दिया गया और उसके बाद वो भेड़िया मानव बनकर अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता। कुछ दिनों तो कुछ भी नहीं हुआ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बस भेड़िया मानव बन जाता, लेकिन उसके बाद वो क्या करता उसे खुद भी पता नहीं चलता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपने भेड़िया मानव रूप पर कंट्रोल कर लिया और वो पूरी तरह से रेडी हो गया उस आदमखोर का सामना करने के लिए। थॉमस ऑपरेशन की पिछली रात उससे मिलने के लिए आया और एलेक्स को देखकर थॉमस ने पूछा, क्या हुआ, क्या रहा रिजल्ट? जिसके जवाब में एलेक्स ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए मिस्टर थॉमस। और फिर थॉमस ने कहा, क्यों, क्या हुआ एलेक्स, बोलना क्यों नहीं चाहिए? बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आखिर तुम कंट्रोल अपने शरीर पर कर पाए या नहीं कर पाए। और फिर एलेक्स ने अपने जो कदम थे वो थॉमस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या लगता है मिस्टर थॉमस, क्या मैंने कंट्रोल कर लिया है? और जैसे ही ये बात मिस्टर थॉमस ने सुनी तब वो हंसने लगे, क्योंकि एलेक्स अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया था
और वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और भारी भरकम था। और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। ऑपरेशन वाली रात एलेक्स और थॉमस टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे, और जैसे ही वो सब बाहर पहुँचे तो जंगल के अंदर से वही जो आवाज़ थी आदमखोर की वो आई। और फिर एलेक्स ने उस आवाज़ को सुना और कहा, क्या यही है वो? जिसके जवाब में थॉमस ने कहा, हाँ यही है वो। मैं तो कहता हूँ अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में अभी आ जाओ। और फिर एलेक्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे आना चाहिए। जब वो मेरे आमने सामने होगा तब मैं आ जाऊंगा। और फिर वो सब जंगल के अंदर चले गए और वो एलेक्स थॉमस के साथ था। वो सब उस आदमखोर को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो उस आवाज़ का पीछा करने लगे। तभी अचानक से एक टीम मेंबर के चिल्लाने की आवाज़ आई और सारे लोग वहाँ भागते हुए पहुँचे। तो उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उन्हीं का एक टीम मेंबर जिसका सर कटा हुआ था, उसका सिर्फ धर धर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और तड़प रहा था। ये जो भयानक दृश्य था, इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर गए और एलेक्स भी चिंता में पड़ गया। तभी अचानक से उस टीम मेंबर का जो सर था कटा हुआ, वो उन सभी के सामने गिरा और उस कटे हुए सर को देखकर सब डर गए। सबकी नज़र ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि वो आदमखोर वेंडिगो एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उसी टीम मेंबर का मांस खा रहा था। थॉमस ने जब उस आदमखोर को देखा तो फिर उसने एलेक्स से कहा, एलेक्स यही वक्त है। एलेक्स ने वेयरवुल्फ फॉर्म में आने की कोशिश करी, लेकिन वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में नहीं आ पाया। और ये देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तभी वो जो आदमखोर था वो कूदा और सीधा ज़मीन पर खड़ा होकर उसने उन सबको घूरा और सबको घूर कर हंसने लगा। उसने एलेक्स को उठाया और एक पेड़ की तरफ फेंक दिया। एलेक्स काफ़ी ज़ोर से एक पेड़ से टकराया और उसे चोट लग गई और एलेक्स वहीं पर बेहोश हो गया। वो जो आदमखोर वेंडिगो था, उसने अपने कदम थॉमस की तरफ बढ़ाए और उसने थॉमस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही वो जो टीम थी और थॉमस था, उसने फायरिंग कर शुरू कर दी और उसने अंधाधुंध फायरिंग करी। लेकिन वो फायरिंग जो थी वो उस वेंडिगो पर बेकार थी। उस वेंडिगो को कोई असर नहीं पड़ रहा था। हर कोई एलेक्स से उम्मीद कर रहा था कि वो जल्दी होश में आएगा और उस आदमखोर को ख़त्म कर देगा, लेकिन एलेक्स जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था। तभी उस आदमखोर वेंडिगो ने एक टीम मेंबर को उठाकर उसके सर को कच्चा चबा लिया और ये इतना ज़्यादा भयानक था कि सब डर गए। सब ने फैसला किया कि वो वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से एलेक्स जो था वो उठा और वो भागता हुआ आया और वो रास्ते में ही एक वेयरवुल्फ में बदल गया और उसने उस आदमखोर पर हमला कर दिया। आखिरकार जिसका इंतज़ार थॉमस को था, वो घड़ी आ गई थी। वो भेड़िया मानव एलेक्स और वो आदमखोर वेंडिगो आमने सामने थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाए और उनके चिल्लाने से पूरा जो जंगल था वो हिल गया। पेड़ जो थे वो हिल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों की जो ताकत थी वो लाजवाब थी। उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। उनकी एक एक वार से ज़मीन जो थी वो हिल रही थी। छोटे छोटे भूकंप आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को कच्चा चबाने के लिए
अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार थे। काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही। लड़ाई करते करते उस आदमखोर वेंडिगो का जो सर था वो भेड़िया मानव के मुंह में आ गया, और फिर बिना कोई देरी किए उस भेड़िया मानव ने उस आदमखोर वेंडिगो का जो सर था वो उखाड़ दिया और उसके शरीर को उठाकर दूर फेंक दिया। उस भेड़िया मानव ने उस वेंडिगो के सर को अपने पैरों के नीचे मसल कर रख दिया और उस आदमखोर वेंडिगो का जो सर था वो चकनाचूर हो गया। काफी देर वो भेड़िया मानव चिल्लाता रहा और उसकी चिल्लाने की आवाज से पूरा जो जंगल था वो हिलता रहा। और कुछ टाइम बाद वो भेड़िया मानव फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में यानी कि एलेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और एलेक्स बेहोश हो गया। 2 दिनों तक एलेक्स को होश नहीं आया। 2 दिन बाद उसे होश आया। एलेक्स को जब होश आया तो उसने देखा कि थॉमस सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसने कहा, तुमने काफ़ी लेट कर और फिर एलेक्स ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। खैर वो अब मर गया ना। जिसके जवाब में थॉमस ने कहा, हाँ वो आदमखोर वेंडिगो तो मर गया। तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और वादे के मुताबिक तुम्हारी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी गई है और तुम्हें मौका दिया गया है कि तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन याद रखना कि वेयरवुल्फ फॉर्म में किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना, वरना वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर एलेक्स ने कहा, मैं तो खुद भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस आदमखोर में बदलने की नौबत फिर कभी ना आए। उसके बाद जो एलेक्स था उसने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करी और वह अपने भेड़िया मानव के रूप को कंट्रोल कर सकता था और फिर वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगा। और थॉमस भी काफ़ी खुश था। उसे भी प्रमोशन दिया गया क्योंकि उसका जो प्लान था वो कामयाब हो गया था। वो जो जंगल था वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया था क्योंकि हर कोई देखना चाहता था कि आखिर जिस जंगल में वो आदमखोर वेंडिगो रहता था वो जंगल कैसा दिखता था। हर कोई वहाँ पर घूमने के लिए आता था और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट करके बताना। कमेंट करना मत भूलना कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मार्क काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ उसके हाथ में निराशा ही आई। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिली और वो नौकरी थी सेल्समैन की। मार्क ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे ये नौकरी करनी पड़ी और वो रोज लोगों के घरों पे जाकर सामान को बेचने लगा। शुरुआती दिनों में तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूरी के कारण वो ये काम करता रहा। एक दिन अचानक से वो अपने सामान को लेकर घूम रहा था। उसे कोई घर नहीं मिल रहा था जहां वो जाकर अपने सामान को बेच सके। वो एक घर के पास पहुंचा जो कि काफ़ी वीरान जगह पे था। उस घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा जंगली एरिया था
उस दिन मार्क का कोई भी सामान नहीं बिका था, इसलिए मजबूरी में उसने सोचा कि चलो यहाँ चल के देखता हूँ, क्या पता कुछ सामान बिक जाए। और वो उस घर की तरफ बढ़ गया। घर पे जाकर उसने डोरबेल को बजाया तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और फिर उस सेल्समैन ने, मतलब कि मार्क ने, उस बूढ़े आदमी को अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया। और उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए मार्क को अंदर बुलाया। मार्क को लगा कि शायद कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आ गया है और आज अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वो खुशी खुशी उस बूढ़े आदमी के घर में चला गया। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को पानी पिलाया और आराम करने के लिए कहा। मार्क काफ़ी हैरान हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी क्यों कर रहा है मार्क की। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा था और मार्क उसकी बातों को टाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो जैसा जैसा कह रहा था मार्क वैसा वैसा कर रहा था। मार्क उस कुर्सी पे जाकर बैठ गया और घर का नज़ारा देखने लगा। घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उस बूढ़े आदमी ने मार्क से ढेर सारा सामान खरीदा और मार्क को बहुत कमाई हुई, जिसकी वजह से मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उस बूढ़े आदमी ने मार्क को एक स्पेशल टी पिलाई, जिसे पीकर मार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। वो स्पेशल टी मार्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि अरे अंकल, क्या डालते हो आप अपनी स्पेशल टी में? इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट मैंने आज तक कभी भी नहीं पी। कमाल की टी है आपकी। जिसके जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे बेटा, बस प्यार मिला देता हूँ, अच्छी अपने आप बन जाती है। और ये सुनकर मार्क मुस्कुराने लगा और मार्क ने अपना बाकी का सामान उठाया और वहां से एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर जाने लगा। और जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, वापस जरूर आना और अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसे भी लेकर आना। मैं तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। और मार्क काफी खुश हुआ और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी कंपनी ने, जहां वो काम करता था, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और मार्क को ढेर सारे यूनिट मिले बेचने के लिए। वो आंखें बंद करके उसी बूढ़े आदमी के घर पे चला गया और उसने इस बार डोरबेल बजाई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और मार्क ने पूछा कि अंकल जी हैं कि नहीं। उस बूढ़ी औरत ने मार्क को अंदर आने के लिए कहा और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठ के टीवी देख रहा है। और जैसे ही उसने मार्क को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं यही सोच रहा था तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं। लगता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, है ना? मार्क ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दिखाओ दिखाओ क्या प्रोडक्ट है। और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस प्रोडक्ट को दिखाना शुरू कर दिया। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोला कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं सारे यूनिट्स खरीदूंगा। मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ और साथ में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट स्पेशल टी भी लेकर आता हूँ। ये सब सुन के मार्क की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे यूनिट उसके बिक गए। अब उसको पक्का प्रमोशन मिलने वाला था कंपनी की तरफ से। मार्क काफी ज्यादा खुश था। वो बूढ़ा आदमी अंदर कमरे में चला गया और एक मोटी पैसों की गड्डी लेकर आया और मार्क को पकड़ा दिया और किचन में जाकर टी बनाने लगा। वो बूढ़ी औरत उस कुर्सी पे बैठकर टीवी देखने लगी। वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा अजीब थी। वो कुछ भी बोलती नहीं थी, सिर्फ चलती फिरती थी। कोई भी चेहरे पे उसके हाव भाव नहीं रहते थे। आधे घंटे तक वो बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आया किचन से। मार्क को लग रहा था कि क्या हो गया, इसलिए वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और किचन का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। और फिर मार्क ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी एक आदमी के कटे हुए सर को निचोड़कर उसमें से खून निकाल रहा है और उसे गैस पर चढ़ाकर पका रहा है।
मार्क ये सब देखकर सन्न रह गया और फिर उस बूढ़े आदमी ने मार्क के सामने ही उस इंसान की खोपड़ी से निकले हुए खून से चाय बना दी। ये देखकर मार्क का मुंह खुला का खुला रह गया और उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला। वो समझ गया कि यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। वो अपना सामान उठा के जा ही रहा था, तभी उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। और तभी अचानक से वो टीवी देख रही बूढ़ी औरत बोली कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनते ही मार्क काफी ज्यादा घबरा गया और पागलों की तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हुई। वो चुपचाप से जाकर कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि अगर उस बूढ़े आदमी को पता चलता कि मार्क वहां से भागने की कोशिश कर रहा है तो अगली बार मार्क के कटे हुए सर से वो बूढ़ा आदमी चाय बनाता। वो आदमी बाहर निकला और मार्क को चाय पकड़ाने लगा और बोला, ये लो बेटा, तुम्हारी स्पेशल चाय, तुम्हें बहुत पसंद है। और उस चाय को देखकर मार्क को काफी ज्यादा घिन आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चाय कैसे बनी थी। किसी इंसान के कटे हुए सर के निचोड़ से बनी हुई चाय को भला कौन ही पीना चाहेगा। मार्क काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो बूढ़ा आदमी मार्क को देख के मुस्कुरा रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो चाय को कैसे पिए। मार्क ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल काढ़ा लेकर आता हूँ, वो पीकर तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बूढ़ा आदमी फिर से किचन में चला गया और मार्क भी उस आदमी पे नजर रखने लगा। और फिर वापस से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मार्क को उल्टियां आने लगी। उस बूढ़े आदमी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उस फ्रिज में एक कटा हुआ इंसानी शरीर रखा हुआ था, जिसे निचोड़कर उसमें से निकले हुए खून को उसने गैस पर पतीले में डालकर चढ़ाकर पकाना शुरू कर दिया और फिर उसके अंदर बिल्ली का कटा हुआ सर डालकर भी उसे भी पकाने लगा। ये सब देखकर मार्क उल्टियां कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और वहां से भागने के लिए रास्ता देखने लगा। उसे पता चल गया था कि यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। और मार्क की नज़र एक खिड़की पे पड़ी और मार्क ने बिना किसी देरी किए उस खिड़की को तोड़ के वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़ी औरत ने मार्क को पकड़ लिया और हंसते हुए बोली कि मैंने कहा ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने एक चाकू से मार्क के ऊपर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे मार्क ने अपने आप को बचाया और वो बूढ़ा आदमी वहां आ गया और एक भारी चीज से मार्क के सर पे वार करने लगा, जिसकी वजह से मार्क बेहोश हो गया। मार्क की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक बेड पर पड़ा हुआ है और उसके सर पे पट्टी लगी हुई है। मार्क ने अपने आसपास देखा तो उसे समझ आ गया कि अभी भी वो उसी घर में है। लेकिन एक बात और मार्क को समझ आ गई कि अगर उन बूढ़े आदमियों को मारना होता तो मार्क को उसी वक्त मार देते और मार्क कभी जिंदा ना होता। इसका सीधा सा मतलब यही है, उस बूढ़े आदमी का मकसद कुछ और है। तभी अचानक से उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए अंदर आया और उसने कहा कि तो उठ गए, मेरी बीवी ने कहा था ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। तुमने भागने की कोशिश की होगी, मुझे तो यही समझ नहीं आया। क्या कोई बात, ये लो तुम्हारी स्पेशलिटी, अब तो पियोगे ना।
उस बूढ़े आदमी को देखकर मार्क के पसीने छूट रहे थे और तभी वो बूढ़ा आदमी मार्क के पास आया और बोला कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और जिसने भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना किया, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ गए? ये सब सुन के मार्क के होश उड़ गए और फिर ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को बुलाया और उस बूढ़े आदमी की बेटी को देखकर मार्क के होश उड़ गए। वो काफी ज्यादा दिखने में भद्दी और घिनौनी थी। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था और उसके जबड़े से खून निकल रहा था। मार्क को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती मार्क से करवा दी और फिर कई दिन बीत गए। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बूढ़े आदमी की बेटी मार्क को प्यार करने लगी थी और मार्क को दुखी देखकर वो भी परेशान होने लगी थी। और मार्क भी ये बात जान चुका था कि उस बूढ़े आदमी की बेटी उसे पसंद करने लगी है, उससे प्यार करने लगी। और तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया और एक रात उसने अपनी उस बीवी से पूछा कि तुम्हारा परिवार इतना अलग क्यों है? मेरा मतलब तुम आम इंसान नहीं हो। और फिर उसने बोला कि हम बिल्कुल भी आम नहीं हैं, हम सब वेंडिगोस हैं। हम सब रूप बदल कर यहाँ रहते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब मार्क को समझ आ गया था कि उसका जिंदा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा परिवार वेंडिगो का है। और अगर मार्क ने कोई भी होशियारी करी तो वो वेंडिगो मार्क का क्या हाल करेंगे। मार्क को खुद भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और फिर मार्क के दिमाग में एक ही रास्ता आया। मार्क ने अपने हाथ को जख्मी कर लिया और फिर उस बूढ़े आदमी की बेटी यानी कि मार्क की बीवी ने मार्क के जख्मी हाथ को देखा तो उससे पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये खून क्यों बह रहा है? और फिर मार्क ने बताया कि तुम्हारे पापा ने मेरे हाथ को घायल कर दिया। ये सुनकर मार्क की बीवी काफी ज्यादा नाराज हो गई और अपने पापा से लड़ने के लिए चली गई। उसका पिता उसे बार बार समझाता रहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लड़की मार्क के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कुछ भी सच झूठ का पता नहीं लग पा रहा था। वो मार्क से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसने गुस्से में अपने ही पिता को मार दिया। मार्क ने अपने हाथ को और भी ज़्यादा जख्मी कर दिया और उस लड़की से बोला कि मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मार्क की बीवी ने वो घर का दरवाज़ा खोल दिया और उससे बोला कि जाओ जल्दी अपना इलाज करा के वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर मार्क अपने उस जख्मी हाथ को लेकर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागा और दूसरे किसी शहर में जाके बस गया और वापस से उस शहर की तरफ उसने देखा नहीं। लेकिन कहते हैं कि मार्क की बीवी आज भी उसी पुराने घर में मार्क का इंतज़ार कर रही है। उसे आज भी उम्मीद है कि उसका पति मार्क ज़रूर आएगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा।